नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तु चौधरी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश में झूठ और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण के नाम पर लाया गया परिसीमन विधेयक सदन में विपक्ष ने गिरा दिया। चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, कांग्रेस को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा देश में मनमाने ढंग से परिसीमन लागू करना चाहती है। संसद में पेश किया गया परिसीमन विधेयक देश को तोड़ने के उद्देश्य से लाया गया था। विपक्ष ने महिला आरक्षण की आड़ में लाए गए परिसीमन विधेयक को गिरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक का पूर्वोत्तर के राज्यों, गोवा और दक्षिणी राज्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता। उन्होंने कहा, इस विधेयक के जरिए इन राज्यों की सीटें घटाई जानी थीं, जबकि उन राज्यों में सीटें बढ़ाई जानी थीं जहां भाजपा का प्रभाव है। चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था और इसे पारित कराने में मदद की थी, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। इसी कारण इसे 2024 के चुनाव से पहले अधिसूचित या लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र सरकार देश की महिलाओं को धोखा दे रही है और जनता से झूठ बोल रही है। महिलाओं के आरक्षण के नाम पर लाया गया परिसीमन विधेयक विपक्ष ने गिरा दिया। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रह गया है। आज सवाल है कि कौन दुनिया का नैरेटिव लिखेगा और किस हद तक जाएगा, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत और चीन की तुलना नरक से करते हुए सियासी और कूटनीतिक हलकों में आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस पूरे विवाद में कूदते हुए मामले को सीधा जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया है। ट्रंप के बयान पर भारत ने इसे अनुचित, अशोभनीय और तथ्यों से परे बताया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि अब ईरान ने भी इस आग में घी डालते हुए भारत को जन्नत और अमेरिका को नरक बताकर अपनी तरफ से पलटवार किया है। सवाल उठता है कि यह क्या है, समर्थन या फिर एक सोची समझी कूटनीतिक चाल? भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर उठे विवाद के बीच भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को बिना जानकारी के अनुचित और अशोभनीय बताते हुए कहा कि ये दोनों देशों के मजबूत और आपसी सम्मान पर आधारित रिश्तों को सही ढंग से नहीं दर्शाती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमने उन टिप्पणियों को देखा है और साथ ही उनके जवाब में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किए गए बाद के बयान को भी। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के अनुचित और अशोभनीय हैं। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिका संबंधों की वास्तविकता को नहीं दर्शाती। ये संबंध लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। याद रखना चाहिए कि आज का दौर सिर्फ हथियारों का नहीं रह गया है, बल्कि नैरेटिव वॉर का है। शब्द यहां गोले हैं, बयान यहां मिसाइल हैं और सोशल मीडिया सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस संदर्भ में यह टिप्पणी की है वह अमेरिका की घरेलू राजनीति, इमिग्रेशन और जन्म से नागरिकता के विवाद से जुड़ा है। लेकिन जब भारत का नाम इसमें घसीटा गया तो यह घरेलू मुद्दा नहीं रहा, अब यह अंतरराष्ट्रीय बहस बन गया। ट्रंप के बयान के बाद आलोचना का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस बयान को लेकर गहरी आपत्ति जताई है, तो भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में भी असहमति साफ दिखाई दी। सवाल अब भी वही है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर एक ऐसी प्रवृत्ति जो दुनिया को हम बनाम वो में बांटने पर आमादा है? भारत ने जवाब देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि रिश्ते बराबरी और सम्मान पर टिकते हैं, तंज और तिरस्कार पर नहीं।
लेकिन दुनिया देख रही है कि क्या यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित रहेगा या फिर यह आने वाले समय में वैश्विक कूटनीति की दिशा पर भी असर डालेगा। क्योंकि जब शब्दों में आग होती है तो उसका धुआं सीमाओं के पार भी दिखाई देता है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब वह एक कार्यक्रम में जा रही थी तब उन्होंने ट्रंप का यह पोस्ट देखा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि भारत को नरक कहने और ऐसे बयान देने से बचा जाए। हडसन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयान ठीक नहीं हैं और इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। अपने पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा संदेश शेयर किया जिसमें उन्होंने जन्म से नागरिकता मिलने के नियम पर सवाल उठाए और कानूनी संस्थाओं, इमिग्रेंट्स और एशियाई अमेरिकी समुदाय के कुछ हिस्सों की आलोचना की। उन्होंने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU को गैंगस्टर आपराधिक संगठन तक कह दिया और आरोप लगाया कि इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जन्म से नागरिकता जैसे मुद्दे पर वकीलों के बजाय जनता को फैसला करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर वोट होना चाहिए, न कि कुछ वकील इसका फैसला करें। इमिग्रेशन को लेकर भी पोस्ट में कई बड़े और विवादित दावे किए गए। इसमें कहा गया कि यहां जन्म लेने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वह अपने पूरे परिवार को चीन, भारत या किसी और देश से यहां ले आता है। साथ ही यह भी कहा गया कि कैलिफोर्निया में गोरे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, खासकर हाईटेक कंपनियों में। ट्रंप के इन बयानों की तुरंत आलोचना शुरू हो गई। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि वह इस पोस्ट से गहराई से परेशान है। संगठन ने कहा कि इस तरह के नस्लभेदी और नफरत भरे बयान भारतीय और चीनी मूल के अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं। ट्रंप के पोस्ट में अमेरिकी कानूनी व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि हम देश के भविष्य का फैसला कुछ वकीलों पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान उस समय लिखा गया था जब ना हवाई यात्रा थी और ना इंटरनेट, इसलिए आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना चाहिए। अमेरिका में जन्म से नागरिकता का अधिकार संविधान के 14वें संशोधन के तहत मिलता है। यह मुद्दा लंबे समय से इमिग्रेशन बहस का हिस्सा रहा है। ज्यादातर कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति उसके माता पिता की स्थिति चाहे जो भी हो, नागरिकता का हकदार होता है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। रिजल्ट का इंतजार खत्म हुआ, चेहरों पर मुस्कान लौटी और घर में सफलता की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा खत्म होने के सिर्फ 42 दिन बाद नतीजे जारी होने से छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। बांदा जिले का कुल परिणाम इस बार 89% रहा, जो संतोषजनक माना जा रहा है। जिले के हजारों छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की, लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल फिर सामने खड़ा हो गया। इतने अच्छे परिणाम के बावजूद राज्य की टॉप 10 सूची में बांदा का कोई भी छात्र जगह क्यों नहीं बना सका? इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बांदा जिले से कुल 188 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। 12 मार्च को परीक्षा समाप्त होने के बाद से सभी को परिणाम का इंतजार था, जो अब समाप्त हो गया है। परिणाम सामने आने के बाद कई स्कूलों में खुशी का माहौल है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस सफलता को मेहनत और अनुशासन का परिणाम बता रहे हैं। जिले में सबसे शानदार प्रदर्शन नैन्सी कश्यप ने किया। उन्होंने 600 में 575 अंक हासिल कर 95.83% के साथ जिला टॉप किया। नैन्सी की सफलता ने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय वह अपने माता पिता और शिक्षकों को देती हैं, जिनके मार्गदर्शन और समर्थन से यह संभव हो पाया। उनका कहना है कि नियमित पढ़ाई, आत्मविश्वास और सही दिशा ही सफलता की असली कुंजी है। जिले में दूसरा स्थान दीपा सिंह ने हासिल किया। उन्होंने 573 अंक यानी 95.8% अंक प्राप्त किए। दीपा ने कहा कि लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। वहीं प्राची सिंह ने 570 अंक यानी 95% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इन छात्राओं की सफलता ने यह साबित किया कि ग्रामीण और छोटे शहरों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इस बार टॉप
10 सूची में भागवत प्रसाद मेमोरियल स्कूल का प्रभाव साफ दिखाई दिया। इस स्कूल के 4 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। आशुतोष और राधिका गुप्ता ने 94.5% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया। स्कूल प्रबंधन ने इसे संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताया है। शिक्षकों का कहना है कि यह परिणाम वर्षों की शैक्षणिक प्रतिबद्धता और विद्यार्थियों की मेहनत का प्रमाण है। जिले का कुल परिणाम अच्छा होने और कई छात्रों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद राज्य स्तर की टॉप 10 सूची में बांदा का नाम न होना चर्चा का विषय बन गया है। हर साल की तरह इस बार भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जिला स्तर पर मजबूत प्रदर्शन के बाद भी राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बांदा पीछे क्यों रह जाता है? क्या बेहतर अकादमिक रणनीति की जरूरत है? क्या संसाधनों और मार्गदर्शन की कमी अभी भी बाधा बन रही है, या फिर शिक्षा व्यवस्था में कुछ बुनियादी सुधार की आवश्यकता है?